लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन in the ratio of 1:8 by mass to form water. 1:8 by mass to form water. Full stop. What mass of oxygen gas would be required what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas? To react completely with 3 gram of hydrogen gas. अब इसमें देखिएगा, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। तो वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में कंबाइन करता है। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन बल्कि ये लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो होता है। यहाँ लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1/8. Mass of hydrogen upon mass of oxygen is 1/8. It implies that if mass of hydrogen is 3 gram, that is 1 into 3 is equal to 3 gram, है ना। 1 into 3 तो आपने 1 में एक मतलब अगर मास ऑफ हाइड्रोजन 3 ग्राम दे रखा है तो 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 ग्राम आ जाएगा। देन मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी 1 में 3 मल्टीप्लाई करा है तो अब 8 में 3 मल्टीप्लाई कर देना है। 8 into 3 इज इक्वल टू 24 ग्राम। ठीक है ना। तभी तो आप ये देखिएगा कि 3 और 24, और हाइड्रोजन अगर 3 ग्राम है तो ऑक्सीजन 24 हो जाएगा। तभी तो 3 और 24 का रेशो 1/8 रहेगा, 1:8 रहेगा। समझ गए? ठीक है। ये क्या, हाँ, हमने ये कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास जो है वो जब भी वाटर बनाना होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास जो है 1:8 रेशो में रहेगा। वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस अगर 3 ग्राम ली तो फिर ऑक्सीजन गैस कितनी चाहिए होगी। तो वो 3 ग्राम कैसे आया, 1 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 आ गया। तो भाई 8 में भी 3 मल्टीप्लाई करो तो 24 आ जाएगा, ताकि रेशो 1:8 बना रहे। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन,
is burnt in when 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, comma 11 gram of carbon dioxide is produced, comma 11 gram of carbon dioxide 11 gram of carbon dioxide is produced. Eleven gram of carbon dioxide is produced. Full stop. What mass of carbon dioxide will be formed what mass of carbon dioxide what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? When 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of is burnt in 50 gram of oxygen. Is burnt in 50 gram of oxygen. Question mark. Which law of chemical combination will govern your answer? Which law of chemical combination will govern your answer? Which law of chemical combination will govern your answer? अब देखिएगा, when 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 3 ग्राम कार्बन का है और 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. अच्छा, कार्बन जो है वो जल गया. जलने का मतलब बर्न्ट है ना, बर्न्ट जल गया. जलने का मतलब है कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया जलकर. अब जलकर जब ख़त्म हो गया तो 3 ग्राम कार्बन को कितने ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी? 8 ग्राम ऑक्सीजन बहुत है ना उसको जला देने के लिए. तो वो कह रहे हैं ऐसे में 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि जैसे कार्बन है, तो कार्बन हमारे पास 3 ग्राम है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 8 ग्राम है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ? 11 ग्राम. तो इसको देखकर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको देखकर एकदम से दिमाग में ये आता है कि अरे 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 3 + 8 = 11 हो गया. तो इसको देखकर दिमाग में ये आता है कि दोनों के दोनों ऐड हो रहे हैं, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स = मास ऑफ प्रोडक्ट्स. लेकिन वो है नहीं. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली कोई प्रोडक्ट इस तरीके का नहीं है जिसको कहीं स्टोर करके रखा जा रहा है. ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सीजन ज़्यादा ले लो, ऑक्सीजन का काम एक्चुअली बर्न करने का होता है, तो ऑक्सीजन अगर आप ज़्यादा ले लो तो फिर वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. ऐसा नहीं है. उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है? ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ज़्यादा कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, इसी तरीके से है, जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस कर रही है, कोई फ्यूल बर्न कर रहा है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, डीजल है, तो जब वो बर्न करता है तब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस होती है ना. तो हम ये कहेंगे कि अच्छा 2 लीटर पेट्रोल है और 2 लीटर पेट्रोल के लिए हमको चलो मान लो 200 ग्राम या चलो मान लो 1 किलो, पूरा 1 किलोग्राम हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है उसको बर्न करने के लिए 2 लीटर पेट्रोल के लिए. अब हम ये कहेंगे पेट्रोल तो 2 लीटर ही है, लेकिन अब हम ऑक्सीजन जो है वो 1 किलो की जगह 2 किलो या 10 किलो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी? अरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड तो तभी प्रोड्यूस होगी जब कार्बन और दोगे आप. कार्बन तो उतने का उतना ही है. तो ऑक्सीजन तो पूरे एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो एटमॉस्फेयर तो उसको लगातार वैसे भी मिलती रहेगी. तो देखिए क्या बोल रहे हैं, व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, आप 50 ग्राम क्या, आप 1000 ग्राम ले लो, तब भी अगर 3 ग्राम कार्बन है तो 11 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होनी है. समझ गए? क्योंकि 3 ग्राम कार्बन को बर्न करने के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन बहुत है. ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे
heat to burn 3 gram of carbon, 8 gram of oxygen is sufficient. So when we provide 50 gram of oxygen to 3 gram of carbon, then also 11 gram of carbon dioxide is produced. Then also 11 gram of carbon dioxide is produced, and the remaining 50 minus 8 grams यानी कि 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन remains unused. ठीक है, टू बर्न 3 ग्राम ऑफ कार्बन, 3 ग्राम कार्बन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है. ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे हियर वी हैव यूज्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट. Here we have used law of constant proportions. Mass of carbon upon mass of oxygen कितना है 3/8. तो 3:8 रेशो में कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रहा है. ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पर हमने यूज़ करा है. अच्छा जी, ये सभी को समझ में आ गया, सभी को क्लियर है. चलिए जी, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा क्या है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसमें है अ 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड a 0.24 gram sample of compound a 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain by analysis to contain 0.096 gram of boron, 0.096 gram of boron and 0.144 gram and 0.144 gram of oxygen. Full stop. Calculate the
परसेंटेज कॉम्पोजिशन calculate the percentage composition of the compound by mass. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron. तो हमारे पास सैंपल है, कोई ये कंपाउंड है हमारे पास। कंपाउंड किस चीज़ का है? ऑक्सीजन का और बोरोन का। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर भी तो एक कंपाउंड है। किस किस से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। तो बोरोन और ऑक्सीजन से मिलकर कोई कंपाउंड बना है। अब वो कंपाउंड का कितना सैंपल है हमारे पास? हमारे पास 0.24 ग्राम है। भाई कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा हो सकता है हमारे पास, लेकिन 0.24 ग्राम ही है सिर्फ। अच्छा अब आगे चलते हैं। ये बोल रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट में एनालिसिस करा गया। एनालिसिस करके ये देखा गया कि उसमें 0.24 में से 0.096 ग्राम तो बोरोन है और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कैसे निकलती है? परसेंटेज ऐसे निकलती है कि भाई जैसे मान लीजिए हमारा पेपर हुआ और हमारे मैथ्स में नंबर मान लीजिए 20 में से 14 या 15 नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या करा कि टोटल मार्क्स कितने थे? 20, और ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने हैं? 14। 14 अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 100, ऐसे करते हैं। वही काम यहाँ पर करेंगे। कुछ नहीं करना, देखो ना आप मास, ये जो 0.24 ग्राम है ना, इसमें आप देख लीजिए, इन दोनों को ऐड करके देख लो, ये 0.24 ही आएगा। मास ऑफ बोरोन मास ऑफ बोरोन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। बोरोन का मास कितना दे रखा है? 0.096। 0.096। ठीक है, और ऑक्सीजन का मास कितना दे रखा है? 0.144 ये दे रखा है। दोनों को ऐड कर दो। 6 + 4 = 10, 1 कैरी आ गया। 6 + 4 = 10, 1 कैरी आ गया। 1 + 9 10, 10 + 4 14, फिर से 1 कैरी आ गया। 1 + 0 1 और 1 2। 0.240 ग्राम। 0.240 ग्राम यानी कि 0.24 ग्राम। ठीक, तो वही है 0.24 ग्राम। यही पूरा सैंपल का जो मास है वो यही दे रखा है ना। तो इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ कंपाउंड, गिवन मास ऑफ कंपाउंड। अब आगे चलते हैं। परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास। तो हम ये कहेंगे परसेंटेज ऑफ बोरोन इन द कंपाउंड। कंपाउंड में बोरोन की परसेंटेज कितनी होगी? मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। हाँ जी, मास ऑफ बोरोन कितना है? 0.096। मास ऑफ बोरोन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का मास कितना है? कंपाउंड का मास है 0.24, 0.240 बोल दीजिए, और मल्टीप्लाइड बाई 100। 0.240 क्यों बोला? देखिए डेसिमल के बाद इधर भी 3 डिजिट है, और 0.240 लिखेंगे तो डेसिमल के बाद इधर भी 3 डिजिट हो जाएंगी, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो गया, तो 96/240 बन गया ये। समझ गए मेरी बात? ठीक है, अब यहाँ जो ये 0 है, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, नीचे 24, ऊपर 96, 24 4 × 96, 4 × 10 इज 40%। 40%, समझ गए? बताइए, क्लियर है? हाँ,
अब इसी तरीके से आप ये देखिए कि बोरोन का तो परसेंटेज ये हो गया, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड। मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। हाँ जी, ऑक्सीजन का मास देखिए कितना है, 0.144। कंपाउंड का मास 0.24, जिसको 0.240 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100, डेसिमल से डेसिमल गया, एक जीरो से एक जीरो गया, 12 टू ज़ा 24, 12 12 ज़ा 144, और 2 5 ज़ा 10, तो 12 और 5 रह गया, 12 इंटू 5 इज 60%। इसका मतलब हमारा आंसर जो है और जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर बोरोन 40% है तो रिमेनिंग जो है ऑक्सीजन वो 60% ही होना चाहिए, तभी तो टोटल 100% बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जाता है। जो इससे पहले वाला देखा था कार्बन और ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो लाइटली मत लेना क्वेश्चन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद मेरे को ये बताइए, जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, मैंने आपको सिलेबस भेज रखा है क्या ग्रुप पर? सिलेबस का मतलब सिलेबस, एनसीईआरटी ने जो सिलेबस डिजाइन करा है वो। अगर नहीं भेजा है तो मैं दोबारा भेज रहा हूँ, उसमें जरा ये चेक कर लेना कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सिलेबस में है या नहीं है। मैंने भेज रखा है, फिर भी मैं दोबारा भेज रहा हूँ, और नए वाले स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा। इसमें जो है, इसमें तो सिर्फ ये दे रखा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो नहीं दे रखी है, एनसीईआरटी है नहीं किसी के पास, एनसीईआरटी में दे रखा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या, चलिए जी, तो हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Dalton's atomic theory। अब Dalton जो है, the theory that all matter is made up of very tiny indivisible particles, atoms, is called atomic theory of matter। So Dalton put forward his atomic theory of matter in 1808। The various postulates or assumptions of Dalton's atomic theory of matter are as follows। तो इसने ना बहुत सारी postulates दी थी। postulates का मतलब assumptions, जिन assumptions को लेकर ये आगे बढ़ा था डेल्टन। एजम्पशन का मतलब ये है कि उसने ये चीज़, कुछ चीज़ें मानी, और उन चीज़ों को मानकर उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज करी, एटॉमिक थ्योरी बताई। ठीक, तो उसकी एटॉमिक थ्योरी के 8-10 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट लिखेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। ऑल द मैटर is made up of very small particles called
atoms, very small particles called atoms. Second, atoms cannot be divided. Atoms cannot be divided. Third, atoms can neither be created nor destroyed. ना तो क्रिएट करा जा सकता है, ना ही उनको डिस्ट्रॉय करा जा सकता है. फोर्थ, देयर आर as many kinds of atoms as are elements. Fifth है, all the atoms of a given element all the atoms of a given element are identical in every respect. Are identical in every respect. Are identical in every respect. और सिक्स्थ है, atoms of different elements differ in mass, size and chemical properties. Different elements differ atoms of different elements. इन बातों में लगे हुए हो. तुम्हारा रणवीर दिमाग जो है इधर उधर बहुत चलता है, देख रहा हूँ. Differ in mass, size and chemical properties. Mass, size and बता दिया. अरे वाह. Mass, size and chemical properties. Seventh, chemical combination between two or more elements. Chemical combination between two or more elements. Chemical combination between two or more elements consists in the joining together joining together of atoms of these elements
joining together of atoms of these elements to form molecules of compounds, to form molecules of compounds. Here लिखें the number and kind of atoms in a given compound is fixed. The number and kind of atoms in a given compound is fixed. Ninth, during chemical combination, atoms of different elements chemical combination atoms of different elements combine in small whole numbers to form compounds. टेंथ देखिएगा, atoms of the same elements can combine अरे क्यों यार धक्का वक्का दे रहे हो उसको? हाँ वही मैं देख रहा हूँ. एटम्स ऑफ द, कान मेरे चलते मेरे को सुनाई देता रहता है, चेयर खिसक रही है सुनाई देता रहता है, मजे ले रहे हो बिना. उसका पैर नहीं पहुंचेगा, तुम्हारे पैर ज़्यादा लंबे हैं. तुमने करा पुश. Atoms of the same elements can combine in more than one ratio. Atoms of the same element can combine in more than one ratio to form more than one compound. To form more than one compound. ठीक है जी. अब जरा देखिएगा इसमें शुरुआत से देख लीजिए. 10 इसके पोस्टुलेट्स हैं, यानी कि 10 इसकी एजम्पशंस हैं जो इन्होंने डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में दी. पहला है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. तो जितना भी मैटर है वो सारा का सारा छोटे पार्टिकल्स में. दिखाना क्या लिखा है ये भाई, टीचर से दुश्मनी है क्या? कैसे लिख रहे हो ये? थोड़ा राइटिंग सुधारो भाई अपनी, और एक्सपेरिमेंट की स्पेलिंग ठीक लिखो. करो पूरे फटाफट लिखो, 10 के 10 लिखो फटाफट. मैंने बोर्ड पर लिख दिया, तुम अभी तक बैठे ही हो. कर लिए ना सभी बच्चों ने, नोट कर लिया? ठीक है. देखिए पहला है ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. लिखे हैं तुमने रणवीर? पीछे नोट कर रहे हो? और तुम टाइप कर रहे हो? टाइप कर रहे हो? पेपर में टाइप ही करना होगा.
लिखने की प्रैक्टिस कर लो, इसको भैया को वापस दे दो, बता रहा हूँ चीज़ अच्छी है लेकिन अभी के लिए नहीं है। बेसिक एजुकेशन में अब आप 12th क्लास तक तो लिखेंगे ही ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मुझे भी पता है ऑनलाइन होने लगे हैं अब, अभी भी पता नहीं कहाँ उसमें दिमाग है। हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन होता है। नहीं, चीटिंग नहीं होती एक्चुअली, वो सर्वर पर अपलोड कर देते हैं और घर से नहीं होते वो एग्ज़ाम। वो क्या है कि आपको सेंटर पर जाना पड़ता है, आपको एक कंप्यूटर सिस्टम मिलेगा और उसमें अगर गलती से भी आपने गूगल खोल दिया तो अलार्म बज जाएगा और अलार्म बजते ही आपका कैंडिडेचर कैंसिल, आपको बाहर निकाल देता है। ये हो जाता है। तो नहीं नहीं, ऑफलाइन एग्जाम मैं बताता हूँ, एक छोटी सी पतली सी बुकलेट मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन उस बुकलेट में आप सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको ना OMR शीट पर वो जो घिसने का वो जो प्रोसीजर हुआ करता था वो सब खत्म हो गया। आपको बस ऑप्शन क्लिक करना होता है और क्लिक, उस पर मिस्टेक हो जाती है और उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि स्किप दिस क्वेश्चन, एक ऑप्शन होता है कि मार्क फॉर रिव्यू, कि आपने मार्क तो कर दिया कि ABC में से आपको ABCD में से आपको लगता है कि C सही है, लेकिन फिर भी आपको डाउट है तो आपने मार्क फॉर रिव्यू पर क्लिक कर दिया। और अगर आप श्योर हैं कि इसका आंसर ऑप्शन D ही है तो आपने D करा और D करके आप तभी के तभी सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। क्या चीज़? अच्छा अच्छा, हाँ तो अब आने वाले टाइम पर में ज़्यादातर एग्जाम्स ऐसे ही होने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए तो लिखने की प्रैक्टिस करो। इसमें पता है क्या है, मैं आई थिंक 2022 की बात है, अरे कहाँ दिमाग है, तुमसे बात कर रहा हूँ, 2022 की बात करूँ, तब शायद मैं उसको पढ़ाता था प्रबल को, तो तब वो सुबह लेकर आता था इसको। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व करी थी, मैंने भी लिखा है इस पर, तो प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व करी वो ये है कि बहुत स्मूथ है, इस पर आप फटाफट फटाफट लिख सकते हैं। जो आपको आंसर शीट मिलेगी वो उतनी स्मूथ नहीं है, तो इस पर तो आपकी लिखने की स्पीड बन जाएगी, वहाँ नहीं बनेगी, वहाँ आपका पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए नोटबुक लेकर आओ और उसी पर करो। देखिए, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो उन्होंने बोला डाल्टन ने कि जितना भी मैटर है, चाहे फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो सारा का सारा छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है ना, आप ये सोचें कि एटम को तोड़कर और किसी छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दें, नहीं कर सकते। उसके बाद थर्ड है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक। फोर्थ है, देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स, तो दुनिया में जितनी भी तरीके के एलिमेंट्स हैं उतने ही तरीके के एटम्स भी हैं। ठीक है, मतलब हर एलिमेंट का जो एटम है वो अलग तरीके का होता है, आइडेंटिकल नहीं होते। फिर फिफ्थ है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, किसी एक एलिमेंट के, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं वो सारे एक जैसे ही हैं। लेकिन आप कहोगे ऑक्सीजन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स एक जैसे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के एटम्स अलग अलग तरीके के होंगे। तो सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एक ही टाइप के होंगे, एक ही जैसे होंगे। फिर सिक्स्थ है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके एटम्स अलग अलग होते हैं, वो भी डिफर करते हैं। उनका मास अलग होगा, उनका साइज अलग होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग अलग होंगी। सेवंथ, chemical combination between two or more elements consists in the joining together of atoms of these elements to form molecules of compounds। तो जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है ना, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब केमिकली जुड़ते हैं, तो जब वो केमिकली जुड़ते हैं तो क्या जुड़ता है, बेसिकली उनके एटम्स आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट्स जुड़कर नया कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें जुड़ता क्या है, उनमें उनके एटम्स जुड़ते हैं, तब जाकर नया कंपाउंड बनता है। तो ज्वाइनिंग किसकी होती है, एटम्स की होती है, तब जाकर नया कंपाउंड बनता है। आठवां, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, किसी एक कंपाउंड में नंबर और टाइप ऑफ एटम्स फिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O, तो H2O में फिक्स है ना H2, यानी कि हाइड्रोजन के दो ही एटम्स हैं। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का एक ही एटम है। ठीक, तो वो फिक्स होता है किसी एक गिवन कंपाउंड में। नाइन्थ, ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। स्मॉल होल नंबर्स का मतलब क्या है, होल नंबर का मतलब ये है कि जैसे कोई भी एक एलिमेंट है तो हमने कहा कि इस एलिमेंट के 4 एटम्स जुड़ेंगे, इस एलिमेंट के 3 एटम्स जुड़ेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता कि इस एलिमेंट के ना 4.5 एटम जुड़ रहे हैं और इस एलिमेंट के 3.75 एटम्स जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। होल नंबर होगा, प्रॉपर नंबर होगा, तो प्रॉपर नंबर होगा और वही जुड़ेगा। समझ गए? सभी को क्लियर इतना? अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा 10th है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन कंबाइन इन मोर देन वन रेशियो
टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। तो किसी एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो अलग अलग रेशो में जुड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो जब वो H2O यानी कि वाटर बनाता है तो कितने एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के? 2। जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl बनाता है तब कितने एटम्स हैं? HCl, H का यानी कि एक ही एटम है तो तब एक ही एटम होगा। वहीं अगर वो शुगर बनाता है तो शुगर का कंपाउंड क्या होता है? C12H22O11, ये उसका फॉर्मूला है। तो वहाँ पर हाइड्रोजन के 22 एटम्स जुड़ते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से जुड़ सकते हैं एटम्स। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट बताओ भाई जरा एनसीईआरटी में और क्या है, चेक करके बताइए। सीधा एटॉमिक मास है शायद, है ना? लिखिएगा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, हेडिंग डालिए एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। आप सभी बच्चों को मैंने बता रखा है कि मेरे को आगे 2 या 3 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, बताया था या नहीं? ठीक है, ठीक है, आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा कि 11 और 12 को तो मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर, पूरी तरीके से ऑफ ही है, और 13 को शायद दोपहर तक आ जाऊँगा। तो 13 के लिए आप लोग प्रिपेयर रहना, आपका टेस्ट भी हो सकता है वर्क एंड एनर्जी का, जो बोल रखा है, बोला हुआ था ना, दिवाली से पहले का बोला हुआ था, फिर आपने कहा था दिवाली के बाद ले लेना, तो उसकी तैयारी रखिएगा सभी बच्चे। और इसको कंपनसेट करने के लिए ये भी याद रखना कि अब जो नेक्स्ट संडे आ रहा है ना 10 तारीख का, तो 10 तारीख को क्लास रहेगी, 10 तारीख को क्लास रहेगी। मंडे का जो मैं ऑफ कर रहा हूँ, मंडे का शेड्यूल फॉलो करेंगे हम संडे को, ठीक है? तो 10 तारीख को क्लास रहेगी, 11 को ऑफ रहेगा, 12 को ऑफ रहेगा, 13 को मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट रहेगा, मैं व्हाट्सअप कर दूँगा, ठीक है बेटा? चलो अगर कहीं कुछ एक्सेप्शन है तो वो तो बात अलग देखी जाएगी, वैसे कॉमनली टेस्ट रखेंगे हम। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, अगर प्रॉब्लम है मत देना, कोई बात नहीं, ठीक है? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट यहाँ पर लिखें the atomic mass of an element is the relative mass of its atom कोई बात नहीं, बस डेफिनेशन है तो क्या हो गया, कोई ट्रेन निकल जाएगी? रुको एक मिनट। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम इज द relative mass of an atom. Good evening. As compared with the mass of a mass of a carbon-12 atom taken as 12 units. ठीक है जी, बस इतना करिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और जो तुम्हारे जो डाउट्स हैं, और आशीष तुम्हारे भी कोई डाउट्स हों तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, 9 और 9:15 के बीच में मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा, ये गूगल मीट का, तो ऑनलाइन आप अटेंड कर लेना, जो भी डाउट्स हैं करवा दूंगा। मिड पॉइंट थ्योरम पूछ रहे थे ना, करवा दें, ठीक है? अभिराज तुम्हारे भी डाउट्स ले लूंगा मैं। ओके ओके, बेटा आवाज़ धीरे आ रही है, मेरे को ना कॉल कर लो, आप कॉल कर लो, इस पर समझ में नहीं आ रहा है। ओके।